नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं करण की पाठशाला। और आज मैं लेके आया हूँ साइंस के 5 प्रश्न। वीडियो का अंत तक बने रहें, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनने वाले हैं। हाँ फ्रेंड्स, और यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अंत में लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न पूछा है, यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दिया जाए तो वह उसका आवर्तफल कार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आवर्तकाल और लंबाई पर दोनों का एक रिलेशन होता है फ्रेंड्स, टी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर एल। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है। सरल लोलक की आवर्तकाल और उसका लंबाई का रिलेशन दोनों के बीच टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है। तो दुनिया में कोई भी होता है अपने आप को 100% होता है। एल मान लीजिए हमारा कोई भी है लोलक, तो उसका 100% है, तो उसका 4% बढ़ा दिया तो टी हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल के वैल्यू 4 रखेंगे। इसके अंदर में क्या रखेंगे, 4। तो हम लोग यहाँ से टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसको रूट अंडर को हटाएंगे तो हमारा निकल कर आएगा 2। यानी पहले हमारा था एल, अभी बढ़ के क्या हो गया, 2 गुना हो गया। तो अगर लंबाई 4% बढ़ा दिया गया तो उसका आवर्तकाल क्या हुआ, 2 बढ़ गया। तो हमारा प्रश्न में पूछा था वही कि अगर किसी का 4% उसका लंबाई बढ़ा दिया गया तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आवर्तकाल पर 2% बढ़ जाएगा, क्योंकि 2 गुना हो गया, 2% बढ़ जाएगा। ऐसा ही अगर मान लीजिए आपको वैल्यू चेंज करके ऐसे प्रश्न पूछा जाता, और भी देखने को आपको मिलेंगे ऐसा ही प्रश्न, वैल्यू चेंज किया हुआ है। वैल्यू कैसे चेंज करके देगा, क्वेश्चन में कहेगा यदि सरल लोलक की लंबाई 16 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एल को 16 गुना बढ़ा दिया तो हम लोग रूट अंडर के अंदर में क्या लिखेंगे, एल के जगह 16 लिखेंगे। तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 16, और टी यहां से अगर निकालेंगे एल का वैल्यू तो हमारा निकल कर आएगा 4। यानी क्वेश्चन में कहा था कि उसका लंबाई 16 गुना बढ़ा दिया है तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ा, 4 गुना बढ़ा। तो 16 गुना बढ़ाया था उसका लंबाई पर, 16 गुना बढ़ाया तो उसका आवर्तकाल पर क्या, 4 गुना बढ़ा। यानी देखिएगा इसका डायरेक्ट क्या होगा, हमारा स्क्वायर वाला फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो वो हमेशा अगर आपको 16 दिया है तो उसका अंडर स्क्वायर निकाल लेंगे तो आपको जो वैल्यू आएगा वही उसका आवर्तकाल हो जाएगा। इससे भी आप सीधा याद रख सकते हैं। चलिए हमारा प्रश्न संख्या 2 पे जाते हैं। प्रश्न संख्या 2 कहा है कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है क्या, क्या प्रभाव पड़ता है उसका भार। तो शून्य, अपरिवर्तित, परिवर्तित, सभी गलत। चलिए देखिए, इसके पीछे एक रीजन है। क्या रीजन है, क्वेश्चन का तो उत्तर हो जाएगा परिवर्तित। ठीक है, इसके पीछे परिवर्तित क्यों हुआ ये आप जान लीजिए पहले। देखिए, मान लीजिए हमारा एक कोई वस्तु हमारा यहाँ पे रखा हुआ, ऊपर में यहाँ पे रख दिए। ये ए कोई वस्तु है, इसका मास क्या है हमारा एम, एम मान लिए। अब क्या करेगा, ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ है, ये पृथ्वी है, और पृथ्वी क्या है, इसका मास हम कैपिटल एम मान लिए। तो कोई भी वस्तु को दुनिया में पृथ्वी अपने और आकर्षित करके रखता है, ऐसे बल को हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। और गुरुत्वाकर्षण बल अर्थ और वस्तु के बीच में लगता है। तो मान लीजिए हमारा यहाँ से डिस्टेंस आर है, जब इस सिचुएशन पे है वस्तु यहाँ पर है तो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल F इक्वल टू क्या लगेगा, m, और ये कैपिटल M डिवाइडेड आर स्क्वायर। ठीक है, अब कहा है कि वस्तु को गिराया जाता है। मान लीजिए हम वस्तु को यहाँ पे, वस्तु आते आते नीचे आते आते यहाँ पर आ गया, तब यहाँ से क्या है, इसका आधा डिस्टेंस कवर किया। इसका मतलब यहाँ टोटल डिस्टेंस r है तो इसका r निकल कर क्या आएगा, r/2। तब यहाँ पे अगर हम लोग फोर्स निकाल कर देखें तो F इक्वल टू क्या होगा, m, और ये कैपिटल M, r के जगह हमारा क्या होगा, r का वैल्यू r/2 हो जाएगा। तो r/2 का होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। अगर F इक्वल टू निकालें तो m और ये कैपिटल M डिवाइडेड ये r स्क्वायर डिवाइडेड 4, ये 4 क्या होगा, पलट कर ऊपर चला जाएगा तो F होगा हमारा m, ये m डिवाइडेड ये r स्क्वायर, और ऊपर चला जाएगा तो 4 मल्टीपल हो जाएगा, इधर लिख दे रहे हैं। तो F इक्वल टू 4 इंटू m और कैपिटल M डिवाइडेड r स्क्वायर। यानी पहले हमारा क्या था, ये था, अब ये निकल कर 4 गुना हो गया, क्या बढ़ गया। तो पहले जहां पे था, जब वस्तु नीचे आया आधा डिस्टेंस कवर किया, तब 4 गुना, जब नीचे और आएगा तो और फोर्स बढ़ते जाएगा। जब भी कोई
वस्तु पृथ्वी के जितना नियरेस्ट होता है उतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, ये आपको याद रखना है। तो पहले जितना था अब बढ़ के ज्यादा हो गया, तो क्या हुआ, परिवर्तित हो गया, इसीलिए उत्तर हो जाएगा परिवर्तित। आपको कॉन्सेप्चुअल रखने से कभी आप भूलेंगे नहीं, प्रश्न को रट्टा मारेंगे तो भूल जाएंगे। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहा है जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन खोता है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, प्रोटॉन खोता है या कोई नहीं। चलिए मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। वस्तु की जगह मैं एक तत्व को लेता हूँ। ठीक है, तत्व तो मान लीजिए हमारा एक तत्व लिया हम सोडियम Na। ठीक है, इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 11। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर बात करें तो 2, 8, 10 और ये 1, 11। ठीक है, तो दुनिया में कोई भी वस्तु या तत्व क्या करता है, अपने आप को स्थिर होना चाहता है, स्थायी होना चाहता है। ठीक है, तो इसके अंदर में क्या करें, यानी इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फिगर ऐसे बना है तो हमारा क्या होगा, ये और एक ये बनेगा, तो इसको कहते हैं कक्षा। ठीक है, KLM इस तरह से नाम दिया जाता है। तो पहला कक्षा में 2 होता है, फिर 8 होगा और लास्ट कक्षा में कितना, 1। तो सोडियम क्या करने की कोशिश करेगा कि ये अपने जो बाहरी कक्षा है, ये 8 इलेक्ट्रॉन हमेशा, कोई भी तत्व हो बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को परिपूर्ण करने की कोशिश करता ताकि वो स्थिर हो जाता। तो कोई भी तत्व 8 इलेक्ट्रॉन उसका बाहरी कक्षा में आ जाए तो क्या होगा, स्थायी हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो सभी स्टेबल होने की कोशिश करता है। तो सोडियम क्या करेगा, अगर मान लीजिए इसके साथ कोई एक दूसरा तत्व मिल जाए तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा, फिर दोनों आके मिल जाएगा। क्या करेगा, मिल जाएगा। जैसे क्लोरीन, क्या करेगा, जैसे क्लोरीन Cl। ठीक है, इसके पास क्या होता है, इसका परमाणु संख्या 17 होता है, यानी 2 होगा, 8 होगा और ये 7 होगा। ठीक है, तो ये सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको Cl को दे देगा, फिर दोनों जुड़ जाएगा। क्या करेगा, एक प्लस बनेगा, एक माइनस बनकर दोनों जुड़ जाएगा, तो हमारा क्या होगा, NaCl बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। तो देखिए ये क्या करेगा, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को देना पसंद करेगा या फिर 7 इलेक्ट्रॉन को लेना पसंद करेगा, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन अगर लेगा तब वो अपना बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेगा, और या तो फिर क्या कर सकता है, दूसरा कंडीशन क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन को दे सकता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन को लेना या देना में फिर एनर्जी की जरूरत पड़ेगा, तो सोडियम कहां से एनर्जी लेके आएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन को देने क्या कोशिश करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा ताकि उसको कम एनर्जी का जरूरत पड़ेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन को जब दे देगा तो ये क्या करेगा, सोडियम धनावेशित हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा तब ये इलेक्ट्रॉन सोडियम धनावेशित हो जाएगा, और ये क्लोरीन क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जब ले लेगा तो ये ऋणावेशित हो जाएगा, यानी फिर ये 8 अपने भी परिपूर्ण कर लेगा उसका बाहरी कक्षा को, तो फिर ये भी स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तब जब कोई लेगा मतलब किसी से ले रहा, यानी ऋण ले रहा, तो ऋणावेशित हो जाएगा। याद रखने का तरीका, अगर कोई दे रहा तो धनावेशित हो जाएगा। क्या होगा, धनावेशित हो जाएगा। कोई दान करेगा कब, जब वो धनी होगा, जब वो धनी होगा। और धनी कब होगा, उसके प्लस पॉइंट होगा। और जब कोई ऋण ले रहा मतलब माइनस हो रहा, तो ऋण से ऋणावेशित, तो क्या होगा, आपको समझ लेना है कि कोई इलेक्ट्रॉन कोई लेगा तो ऋणावेशित और कोई देगा तो धनावेशित। तो कोई वस्तु का है कि धनावेशित हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन क्या किया, दान कर दिया, इलेक्ट्रॉन को खो दिया, तो हमारा उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को खोता है। अगर यहीं पे पूछा जाता है वस्तु ऋणावेशित किया जाए तो वो क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर लेगा। समझे, चलिए हमारा अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, मान लीजिए हमारा एक पाइप है। ठीक है, पाइप है, इसमें 5 लीटर क्या है, 5 लीटर वॉल्यूम में क्या हमारा वाटर रखें। तो कोई भी लिक्विड को मापने के लिए हम वॉल्यूम से मेजरमेंट करते हैं साइंस में, या तो हिंदी में कह सकते हैं आयतन। तो 5 लीटर इस पाइप में क्या 5 लीटर का पानी भरा हुआ। ठीक है, 5 लीटर पानी भरा हुआ है। तो क्या करता, देखिएगा कभी कभी ठंडे सीजनों में आप लोग का पाइप फट जाता है। ऐसा क्यों होता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि ठंडे सीजन में या ठंडे मौसम में पाइप फट जाने का कारण क्या है। तो पाइप फट जाने का कारण क्या है, क्यों फटेगा, तो 5 लीटर अपने आप अंदर में है ही है, तो अब जो 5 लीटर लेने का क्षमता था 5 लीटर लेके है, तो जब ठंडा बढ़ जाएगा तो ये क्या करेगा, वाटर क्या करेगा, जल वो क्या करेगा, बर्फ में बदल जाएगा। और जब बर्फ में बदल जाएगा तो यानी उसका आयतन बढ़ जाएगा, जिसके कारण ये फट जाएगा। तो अगर जल क्या कर बर्फ में बदल गया, बर्फ में बदला तो उसका आयतन बढ़ जाएगा, और अगर बर्फ फिर जल में बदल गया तो आयतन
घट जाएगा। देखिए जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो इसी तरह आपका जब बर्फ पिघलता है तो उसका आयतन क्या होगा, घटता है, और जब जल बर्फ बन जाता है तो उसका आयतन बढ़ता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। चलिए हमारा अगले प्रश्न, और ये अंतिम प्रश्न होगा, लोहे में जंग लगने पर उसका भार पर क्या होता है, उसका भार पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए मान लीजिए हमारा एक लोहा है, ये एक लोहा है। लोहा क्या करता है, इसका गुण है फ्रेंड्स, इसका फितरत है कि वायु में, हमारा जो वायुमंडल है, वायु में ऑक्सीजन है, तो ये लोहा जब भी ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा तो ये दोनों रिएक्ट कर जाएगा। तो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन लोहा के साथ यानी आयरन के साथ रिएक्ट करके एक भूरे रंग का परत चढ़ जाएगा, उसी को कहते हैं हम लोग जंग लग जाना। क्या कहेगा, जंग। तो पहले जो था हमारा, उसका वेट मान लीजिए हमारा 5 kg का एक लोहा था, उसके ऊपर में क्या चढ़ा, एक परत चढ़ गया, यानी उसका भार में क्या होगा, बढ़ गया। मान लीजिए हमारा 2 ग्राम बढ़ गया, 2 ग्राम बढ़ गया, तो पहले से क्या हुआ, अभी 5 kg 2 ग्राम हो गया।